रात का कोई 1 बज रहा था। मेरे पति का मोबाइल फोन बजने लगा। पति गहरी नींद सोया था, इसलिए मैंने फोन उठाकर देखा तो मेरी ननद श्रेया का नंबर था। मैंने गुस्से में फोन काट दिया और बड़बड़ाने लगी कि इसे तो रात के इस पहर भी चैन नहीं। श्रेया मेरे पति की इकलौती बहन थी और किसी न किसी वजह से अपने भाई को फोन करती रहती थी। मुझे श्रेया वैसे ही पसंद नहीं थी और अब रात के 1 बजे उसका फोन देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी रात को भी किसी को फोन करने का कोई वक्त होता है क्या? मुझे फोन काट कर 2 मिनट ही गुजरे थे कि दोबारा से फोन आने लगा। अब की बार तो मैंने तंग आकर पूरी तरह पावर ऑफ किया और मोबाइल साइड पर रख दिया। पता नहीं मेरी ननद को मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मेरी जिंदगी में मुसीबत बनी हुई थी। दरअसल मेरे पति को अपनी इकलौती बहन से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए मुझे इन दोनों का रिश्ता एक आंख नहीं भाता था। पति के मोबाइल को पावर ऑफ करने के बाद मैं सुकून से लेट गई। मुझे यकीन था कि अब सुबह तक की छुट्टी हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा फोन बजने लगा। मैंने देखा तो श्रेया फोन कर रही थी। मुझे और गुस्सा आया कि ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई है जो रात के इस पर इसे सुकून नहीं आ रहा। मैंने सोचा था कि फोन उठाकर उसे खूब बातें सुनाऊंगी। यही सोचकर मैंने फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ से उसके रोने की आवाज सुनाई देने लगी। बड़ी मुश्किल से सिसकियों के बीच उसने ऐसी खबर सुनाई कि मैं शॉक्ड रह गई। वह कहने लगी, भाभी, अर्जुन इस दुनिया से चले गए। मुझे लगा शायद श्रेया का दिमाग खराब हो गया है। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो? श्रेया जीजू तो अच्छे भले थे, उन्हें भला अचानक क्या हो गया? श्रेया रोते हुए कहने लगी, वो नाइट ड्यूटी पर कंपनी में थे, वहाँ बॉयलर फट गया और उनकी उसी वक्त मौत हो गई। आप और भाई अभी मेरे पास आ जाए। बच्चे छोटे हैं, मैं घर में अकेली हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो इस अंदाज में रो रही थी कि मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं अभी आती हूँ। मैंने जल्दी से फोन काटा, अपने पति को जगाया। करण गहरी नींद से उठे तो मैंने कहा, श्रेया के घर जाना है। वह हड़बड़ा गए, कहने लगे, सब ठीक तो है, इतनी रात को श्रेया के घर क्यों जाना है? उन्हें मालूम था कि मुझे श्रेया कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए वह और भी ज्यादा परेशान नजर आने लगे। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उन्हें यह खबर सुनाई कि उनका बहनोई इस दुनिया से चला गया है और उसकी बहन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ विधवा हो गई है। यह सुनना था कि मेरे पति के चेहरे का रंग उतर गया। कितनी देर वह बेयकीनी से मुझे देखते रहे। फिर जब अपना फोन उठाया तो वह पावर ऑफ था। गुस्से में पूछने लगे, मेरा फोन ऑफ किसने किया? तो मैंने कह दिया कि बार बार फोन बज रहा था तो मैंने नींद में पावर ऑफ कर दिया था। मैंने यह नहीं बताया कि श्रेया का नंबर देखकर मैंने जानबूझकर बंद किया था। करण ने जल्दी से उठकर कपड़े बदले, मुझे भी तैयार होने को कहा। कहने लगे, बच्चों को पड़ोस में सुला दो, मैं और तुम चलते हैं, जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है। पता नहीं किस तरह से क्या मामला पेश आया है और श्रेया की हालत कैसी है। अब हमें उसे देखना है। मेरा पति खुद भी बहुत ज्यादा परेशान था, उन्हें श्रेया की भी फिक्र सता रही थी। यह वक्त ऐसा था कि मैंने कुछ भी ना कहा, बस पति की हर बात पर अमल किया। पड़ोसी से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने अपने तीनों बच्चों को पड़ोस में सुलाया, फिर खुद पति के साथ श्रेया के घर चली गई। श्रेया ने पास पड़ोस में खबर कर दी थी। शायद उसके रोने की आवाज पर पड़ोसी खुद ही आ गए थे और उसके घर में काफी भीड़ नजर आ रहा था। मैं और करण उसके पास गए तो वो हमारे गले लग गई, फूट फूट कर रोने लगी और फिर कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस का सायरन गुजरने लगा। कंपनी वालों ने अर्जुन की शव घर भिजवा दी थी। उन्होंने बताया था कि अर्जुन के ऑफिस से फोन आया था, बॉयलर फटने से उसकी जान गई है। अर्जुन की शव इस कदर बुरी तरह से झुलसी हुई थी कि वह देखने के लायक भी नहीं थी, बस श्रेया को ही थोड़ी बहुत दिखाई गई थी। फिर अगले दिन अर्जुन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अर्जुन के खानदान में भी ज्यादा लोग नहीं थे, उसकी 2 शादीशुदा बहनें थी। भाई की मौत पर वह भी गम मनाकर चली गई। पीछे श्रेया और उसके 2 बच्चे रह गए। मेरे पति करण ने उनके सिर पर हाथ रखा और फिर कह दिया कि अब मेरी बहन मेरे साथ रहेगी और अब यह मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनना था कि मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैं हरगिज भी श्रेया को अपने घर में नहीं लेकर जाना चाहती थी। उसके 2 बच्चे और वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मुसीबत थे, क्योंकि मेरा पति उनको बहुत चाहता था और यही एक बात तो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन खैर, यह वक्त ऐसा था कि दुनिया दिखावे के लिए मुझे अच्छा बनना था। मैंने भी श्रेया को गले लगाकर कह दिया कि हाँ, खुद को अकेला ना समझना। और फिर मेरे पति ने मुझे यह हुक्म दिया कि मैं श्रेया का सामान बांध दूं और खुद उसे और उसके बच्चों को घर लेकर चलूं। मेरे दिल में आग लग गई थी, लेकिन फिर भी मैं श्रेया का सामान बांधने लगी।
मैंने जानबूझकर श्रेया से कहा कि फिलहाल थोड़ा सा सामान बांध लो, बाकी बाद में ले जाएंगे। मैं चाहती थी कुछ दिनों से रखकर फिर किसी न किसी बहाने से वापस भगा दूं। सामान बांधने के बाद श्रेया ने एक बहुत बड़ा सा थैला संभाल के अपने पास में रखा। मैंने हैरत से पूछा कि उस थैला में क्या चीज है, तो कहने लगी, भाभी बस यूँ समझ ले कि मेरी यही कुल जमा पूंजी है, इसे मैं संभाल के रखूंगी। अब यही मेरे बच्चों का फ्यूचर है। श्रेया की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। श्रेया के पास जेवर के सिवा और क्या हो सकता था जो उसके बच्चों के फ्यूचर का सहारा होता। मैं सोचने लगी, इतना तो मुझे भी मालूम था कि श्रेया के पास बहुत सा जेवर है, इसलिए फौरन मेरा दिमाग चला कि हो ना हो इसमें जेवर ही होगा। लेकिन इतनी बड़ी थैला देखकर मेरी आंखें पूरी की पूरी तरह फैल गई। फिर मैंने श्रेया का सामान गाड़ी में रखवाया, उससे और उसके बच्चों को अपने घर ले आई। लेकिन मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी तरह श्रेया का जेवर अगर मुझे मिल जाए तो क्या ही बात हो। अगर देखा जाए तो उसका आधा जेवर मेरे पति ने उसकी शादी पर बनवा के दिया था, उस पर मेरा भी हक था। और यही बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि उसके पास मौजूद जेवर पर भी मेरा हक है। पहले मैंने सोचा कि श्रेया के साथ बुरा रवैया रखूंगी, कुछ दिनों में उसे यहाँ से चलता कर दूंगी। लेकिन अब जब मेरी नीयत उसके जेवर पर आ चुकी थी तो मैंने सोचा कि जब तक मैं ये जेवर हासिल नहीं करूंगी मैं श्रेया को अपने घर में बर्दाश्त करूंगी। मेरे पति ने मुझे चेतावनी की थी कि मैं श्रेया का बहुत ख्याल रखूं, उसे किसी भी चीज की कमी ना होने दूं। और मैंने अपने पति को दिखाने के लिए वादा भी कर लिया था। लेकिन सच तो यह था कि मैं 2 ही दिन में बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि श्रेया से मिलने वाले मेहमानों का झुंड लगा हुआ था। हर किसी को मालूम हो गया था कि हम श्रेया को अपने घर ले आए हैं, इसलिए सारा खानदान, पास पड़ोस वाले सब हमारे घर आ रहे थे। मुझे भी मुस्कुरा मुस्कुरा के सबके सामने मीठा बनना पड़ रहा था। मैं हर किसी के आगे श्रेया के साथ बड़ी भलाई करने की कोशिश करती, कभी उसे पानी का पूछती, कभी खाने का। मेहमानों को भी यूं ही जता रही थी जैसे मुझे श्रेया का बड़ा ही ख्याल हो। हर कोई श्रेया से कह रहा था कि तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि भाई भाभी ने तुम्हारे सर पर हाथ रख दिया और दोनों तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। अब अपने बच्चों की खातिर जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन श्रेया पर जो क़यामत टूटी थी वो कोई कम नहीं थी, इसलिए वो बेचारी अपने कमरे की चारदीवारी में कैद हर वक्त आंसू बहाती रहती थी। उसके दोनों बच्चे मेरे बच्चों के हम उम्र थे। 2 दिन सुकून से गुजरे और फिर तीसरे दिन बच्चों में झगड़ा शुरू हो गया। मेरे 3 थे, श्रेया के 2 बच्चों ने मिलकर पूरा घर सर पर उठा लिया। मेरे बच्चे मेरे ही तरह थे, वो कोई भी चीज बांटने के आदी नहीं थे। इसलिए जब श्रेया के बच्चों से खिलौने बांटने का वक्त आया तो वह किसी तरह राजी न हुए। करण दफ्तर जाते हुए बच्चों को समझाकर जाते थे कि बुआ के बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलना, लेकिन करण के जाते ही वही झगड़ा शुरू हो जाता। मैं भी अपने बच्चों को कुछ न कहती, लेकिन श्रेया के बच्चों के साथ मारपीट शुरू कर देती और सारा इल्जाम श्रेया के बच्चों पर डाल देती कि वो बहुत बदतमीज है। यहाँ तक कि मैंने तो आने जाने वाले मेहमानों के आगे भी यही रोना डाला कि श्रेया के बच्चे बहुत बदतमीज हैं, श्रेया ने उनकी अच्छी परवरिश नहीं की। श्रेया बेचारी यह सब कुछ सुनती लेकिन खामोश रहती और कुछ भी न कहती। वो बहुत ही ज्यादा मजबूर थी और मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही थी। उसके बच्चों के साथ न सिर्फ मेरा रवैया खराब था, बल्कि मैं अपने बच्चों का बचा खुचा खाना उसके बच्चों के आगे रखती थी। उसके साथ भी मैं ऐसा ही सलूक शुरू कर चुकी थी। बस अपने घर में मैंने उसे इसलिए पनाह दी हुई थी क्योंकि अभी तक वो जेवरात की थैली उसके पास थी। जिस दिन वो थैली मेरे हाथ लगती मैं खुद उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती। अपने पति के सामने तो मैंने एक अच्छी भाभी होने का सबूत दिया हुआ था, लेकिन पीठ पीछे मैं बहुत ही बुरी थी। फिर एक दिन मैंने श्रेया के सामने जानबूझकर इस तरह की बात की कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अगर उसके पास कोई भी कीमती सामान है तो वो उसे बहुत सावधानी से रखे और अगर चाहे तो मुझे दे दे, मैं अपनी अलमारी में रख लूंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी, कहने लगी, भाभी मैं खुद हर चीज का ध्यान रख लूंगी। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैंने यह बात जाहिर नहीं की। मैंने तो सोचा था कि वो यह सुनकर डर जाएगी और अपना सारा जेवर मुझे दे देगी, तो मैं अलमारी में रखने के बहाने खुद उसे गायब कर दूंगी और फिर कुछ भी बहाना बना दूंगी कि चोरी हो गया वगैरह वगैरह। मगर वो तो बड़ी ही ढीठ निकली, उसने मेरे हवाले कुछ भी न किया। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि अब और श्रेया को बर्दाश्त करने के बजाय मैं कोई ना कोई तरीका करके जेवर हासिल कर लूं और फिर श्रेया को यहाँ से चलता करूं। वो जहाँ भी जाती मुझे इस बात से कोई हर्ज नहीं था। मैं तो बस वो जेवरात चाहती थी जिनको देखे बगैर ही मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं मौके की तलाश करने लगी कि कब श्रेया यहाँ वहाँ हो और मैं वो जेवर हासिल कर लूं। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि श्रेया ज्यादातर खुद अपने कमरे में रहती थी और अगर कोई मेहमान आता तो वो उसे भी अपने पास अपने कमरे में बुला लेती। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं हमेशा से बैठक को ताला लगा कर रखती थी। मैंने कभी उसके मेहमानों के लिए बैठक नहीं खोली थी, इसलिए अब जो भी आता वो श्रेया के पास उसके कमरे में ही बैठ जाता।
ऐसे ही 2 महीने गुजर गए। मैंने सोचा कि अब कुछ न कुछ करके मुझे वो जेवर हासिल कर लेना चाहिए और फिर जेवर मिलते ही मैं श्रेया को घर से बाहर निकाल दूंगी। इसलिए मैंने एक रात गिलास में नींद की दवाई मिलाई और वो लेकर श्रेया के पास पहुंच गई। ये पहली बार था जब मैं दूध का गिलास श्रेया के पास लेकर गई थी। वो हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने साइड टेबल पर दूध का गिलास रखा, कहा कि तुमने खुद को कितना कमजोर कर लिया है। अपना ख्याल रखोगी तो ही अपने अनाथ बच्चों पर ध्यान दे पाओगी। वह दोनों बेचारे बाप के चले जाने पर बहुत ही मायूस हैं। हर वक्त एक कोने में डरे समय रहते हैं। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगी तो फिर ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे बच्चे इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हैं। मैंने उसे बच्चों का एहसास दिलाते हुए दूध पीने को कहा। मेरी बात सुनकर वह धीमे से मुस्कुरा दी, कहने लगी, भाभी आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। उसकी बात सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसी थी और फिर वापस पलट कर आ गई। अब मुझे इंतजार था कि कब आधी रात होती, वो गहरी नींद सोती और मैं जाकर उसके कमरे से जेवरात निकाल लेती और फिर उसे हमेशा के लिए यहाँ से चलता करती। करण भी उस रात घर पर नहीं थे, इसलिए मुझे सुकून था। उनके दोस्त की शादी थी। वो कहकर गए थे कि वो रात को देर से आएंगे, इसलिए मैं अकेले अपने कमरे में लेटी थी। मुझे वक्त गुजरने का इंतजार था। मुझे यह मालूम था कि दूध पीने के घंटे भर में श्रेया गहरी नींद में सो जाएगी और फिर मैं आसानी से अपना काम कर लूंगी। इसी तरह रात का 1 बज गया। मेरे पति को 3 बजे से पहले वापस नहीं आना था, इसलिए मैं दबे पांव अपने कमरे से निकली और श्रेया के कमरे में पहुंच गई। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने बड़ी आहिस्ता से अंदर कदम रखा और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी नैना श्रेया रात के इस पर अपने कमरे में अकेली नहीं थी, बल्कि वो मेरे पति करण के साथ थी। मैं हैरत से आंखें फाड़कर अपने पति को देख रही थी। वो तो शादी में जाने का कहकर घर से निकले थे, तो फिर वो श्रेया के साथ उसके कमरे में क्या कर रहे थे? कमरे में मामूली सी रोशनी थी। श्रेया के दोनों बच्चे सो रहे थे, शायद इसलिए उसने लाइट नहीं जलाई थी। अंधेरे में मुझे मेरा पति और श्रेया बिस्तर पर बैठे नजर आ रहे थे, लेकिन उन दोनों का चेहरा मेरी तरफ नहीं था, इसलिए वो मेरी मौजूदगी से बेखबर थे। करण को श्रेया के साथ बैठा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। रात के इस पहर वो मेरे साथ नहीं बल्कि अपनी बहन के साथ थे। उनका यहाँ क्या काम था? अगर वो शादी से लौटकर आ भी गए थे तो कमरे में क्यों नहीं आए? यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे यकीन था कि श्रेया मेरी पीठ पीछे उन्हें मेरे खिलाफ भड़का रही होगी या फिर मेरे पति से पैसे वसूल करना चाहती होगी। जब भी तो उन्हें यहाँ बिठा कर रखा था। मैं वहीं दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई, लेकिन कुछ देर बाद जो हकीकत मुझ पर खुली उसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। जो सच्चाई मुझ पर खुली उसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और इसलिए मैं चकराकर गिरते गिरते बची। मैंने दीवार का सहारा ले लिया और फिर सारी बात सुनने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति ने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई होगी। कुछ ही देर गुजरी तो मेरे पति करण कमरे में आए। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर कहने लगे, सब ठीक तो है? तुम्हें क्या हुआ? सोई क्यों नहीं अभी तक? मैंने अपने पति से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वह सर झुकाकर कहने लगे, पता तो है तुम्हें, शादी में गया था। मैंने हैरत से करण को देखा। वो अभी भी झूठ का सहारा ले रहे थे। फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं खड़ी हो गई। गुस्से में कहा कि करण, मैं आपकी बीवी हूँ, लेकिन आप फिर भी मुझसे बातें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने खुद आपको श्रेया के कमरे में देखा है और जो बातें आप दोनों कर रहे थे वो भी मैंने सुन ली है। मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि आप दोनों बहन भाइयों के दरमियान क्या चल रहा है, लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए मैं इतनी बड़ी बात से बेखबर रही। आपने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? मेरी बात सुनकर करण का सर झुक गया। वह कहने लगे, मैं डर गया था, अगर तुम्हें इस बारे में पता चल गया तो पता नहीं तुम किस तरह रिएक्ट करोगी। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें श्रेया और उसके बच्चों का वजूद पहले से ही बर्दाश्त नहीं है। अब अगर तुम्हें यह बात पता चलती कि मेरी नौकरी छूट गई है, मेरी कमाई का जरिया खत्म हो गया है, तो तुम तो पहली फुर्सत में श्रेया और उसके बच्चों को इस घर से निकाल देती। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए मैं अपनी यह परेशानी तुमसे बांट भी नहीं सका कि तुम उल्टा मेरे लिए और मसला खड़ा कर दोगी। श्रेया मेरी बहन थी, वो मेरा चेहरा पढ़ना अच्छी तरह जानती थी। पिछले 2 दिन से वो मुझसे बार बार पूछ रही थी कि भाई क्या हुआ है, लेकिन मैं उसकी तकलीफ की वजह से खामोश था। फिर आज मैं शादी से भी इसलिए जल्दी लौट आया क्योंकि मेरा वहाँ भी दिल नहीं लग रहा था। इत्तेफाक से दरवाजा श्रेया ने खोला था, इसलिए उसने फौरन से मुझे अपने कमरे में बुला लिया। कहने लगी, अब मुझे बताओ क्या परेशानी है? अगर मेरे यहाँ रहने से कोई मसला है तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती हूँ, आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजारें। श्रेया की बात सुनकर मैंने कहा कि नहीं, यह बात नहीं है, मुझे तुमसे या तुम्हारे बच्चों से कोई मसला नहीं है। दरअसल मेरी नौकरी छूट गई है और इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। अपने बीवी बच्चों के साथ साथ मुझ पर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी भी है और यही बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। यह सुनना था कि श्रेया ने स्याही रंग का एक थैला मेरे हाथ में दिया।
कहने लगी, भाई इसमें वो सारे जेवरात हैं जो आपने मुझे शादी पर दिए थे और वह जो कुछ अर्जुन ने मुझे बनवा कर दिए थे, अगर ये आपके कुछ काम आ जाए तो क्या बुरा है, आप इन्हें बेच दें और अपना एक छोटा सा जनरल स्टोर खोल लें। वैसे भी हमारा कोने का मकान है, अगर आप अपने घर में एक जनरल स्टोर खोलेंगे तो आपका कारोबार चल पड़ेगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि भगवान मेरे भाई के कारोबार में तरक्की दे। और श्रेया ने अपना सारा जेवर मेरे हाथ पर रख दिया, लेकिन मुझे यह बात गवारा नहीं थी कि मैं अपने अनाथ भांजे भांजियों का हक खाऊं और अपनी विधवा बहन के पैसों से कारोबार शुरू करूं। इसलिए मैंने उसे वो जेवर वापस दे दिया है। उससे कहा है कि मैं जल्दी नौकरी तलाश कर लूंगा। बस मैं और श्रेया यही बातें कर रहे थे। लगता है तुमने हमारी बातें सुन ली। करण सर झुकाकर बैठे थे और उनकी बात सुनकर मैं उनके कदमों में बैठ गई। मुझे बहुत अफसोस था कि मेरे पति ने मुझ पर एतबार नहीं किया था, लेकिन इसमें गलती मेरे पति की भी नहीं थी बल्कि मेरी थी। मैं तो हमेशा से उनकी बहन और उसके बच्चों के खिलाफ थी। इसी डर से वो मुझे अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी परेशानी नहीं बता सके। दूसरी तरफ श्रेया पर मैं आफत थी। मैंने एक दिन भी उसे सुकून से नहीं रहने दिया था। कभी उसके बच्चों को मारती, कभी उन्हें बासी खाना देती और मेरे बच्चों की खातिर उसने अपना सारा जेवर मेरे पति को दे दिया था। मैंने अपना जेवर निकालकर अपने पति के हाथ में रखा, कहा कि आप इसे बेच दें और इसे किराना स्टोर खोल लें। श्रेया का सलाह बुरा नहीं है, वाकई हमारा बड़ा सा कॉर्नर का मकान है, यहाँ पर अच्छी दुकान खुल जाएगी और तरक्की भी करेगी। मैं और श्रेया हम दोनों आपका साथ देंगे और हम मिलकर आपके साथ खड़े होंगे। श्रेया के लिए मेरे दिल में जो नफरत थी वो उसके इस कदम की वजह से पूरी तरह धुल गई। मैं जान गई थी कि वो एक नेक दिल औरत है। ने अपना सारा जेवर फौरन से मेरे पति के हाथ पर रख दिया और अपने बच्चों के फ्यूचर का भी नहीं सोचा। तो फिर भला मैं क्यों पीछे रहती। कुछ देर तो करण इनकार करते रहे, लेकिन फिर मैंने आवाज देकर श्रेया को बुला लिया। वह भी चली आई। मैंने उसे बता दिया कि मैंने उसकी और उसके भाई की बातें सुन ली है और मैं उसके सलाह को बिल्कुल सही समझती हूँ। यह सुनकर श्रेया बहुत खुश हो गई। फिर मैंने अपना और श्रेया का जेवर पति के हवाले कर दिया। मेरे पति वो जेवर बेच दिए और एक किराना स्टोर खोल लिए। मैं श्रेया के साथ मिलकर घर भी संभालती थी और जब मेरे पति दुकान का सामान लेने बाजार जाते तो हम दोनों बारी बारी दुकान भी देखती थी। हम दोनों की मेहनत से दुकान खूब तरक्की कर रही थी। हम दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने लगे और हमारी मोहब्बत देखकर बच्चों में भी मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने श्रेया से अपने हर गुनाह की माफी मांगी और वादा किया था कि मुझसे उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। आज हमारे किराना स्टोर को चलते हुए 2 साल हो गए हैं। हमारे घर में मोहब्बतों का राज है, क्योंकि अब मैं श्रेया को समझती हूँ और वो तो पहले से ही मेरे साथ अच्छी थी। जब इंसान अपने रिश्तों को समझता है और दिल में नेक इरादे रखता है तो भगवान भी साथ देता है। हमारा कारोबार आज तरक्की कर रहा है, उसके फल से हमारे बच्चे भी खूब अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं और हमारे घर में खुशहाली ही खुशहाली है। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, जो भाई अपनी बहनों की दुआएं लेते हैं, अपनी शादीशुदा बहनों के हक में कुछ अच्छा करते हैं, तो जब उनकी बहनें उन्हें दुआएं देती हैं तो वह भाई खूब तरक्की करते हैं और फलते फूलते हैं। इसलिए अपनी शादीशुदा बहनों के साथ अच्छा सलूक रखिए। उनके घर जब भी मिलने जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, उनकी दुआएं लें। उनकी दुआओं से आप और आपके बच्चे फलेंगे और फूलेंगे। और जो भाभी अपनी नंदों को बुरा भला कहती हैं, भाइयों को बहनों से दूर करती हैं, उनके पति कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते। भाई बहन का रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है और यह पवित्र रिश्ता है। इसलिए इस रिश्ता में गंदगी ना फैलाएं, बल्कि इस रिश्ते को कबूल करते हुए इस रिश्ते को प्यार से समेटें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।